आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स और इसको क्लैडिस्टिक्स भी कहते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ एनिमल सिस्टमेटिक्स और इससे पहले हम एनिमल सिस्टमेटिक्स की दो टाइप स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट वन वाज द एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स एंड द सेकंड वन वाज न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। अगर हम पहली दो टाइप्स को रिवाइज करें तो उसमें एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के अंदर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के एंसेस्टर्स के फोजल्स को स्टडी किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। और इसके अलावा हमने ये देखा कि एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजीज एंड होमोलॉजीज, जबकि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जो है ये एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स और फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं कि कोई भी क्राइटेरिया मौजूद नहीं है ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करने का। वो कहते हैं कि जितने भी क्राइटेरियाज बनाए गए हैं ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग के लिए वो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं, अपनी मनपसंदी से बनाए हैं। तो जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट हैं वो होमोलॉजीज़ और एनालॉजीज़ में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं उनकी ओवरऑल सिमिलरिटी की बेस पर। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि टेक्सोनोमी को ज़्यादा बामकसद बनाने के लिए उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स को यूज़ किया है। तो अब जो हम थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स और इसको क्लैडिस्टिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की डेवलपमेंट की गई है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। So first of all, there is the first point is the development of evolutionary relationship among the organisms on the basis of study of fossils, analysis and test is called cladistics or phylogenetic systematics. इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान डेवलपमेंट की जाती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, वो किसकी बेस पर की जाती है? फोसल्स की बेस पर की जाती है। उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद टेस्टिंग की जाती है और इन सब मेथड से गुजरने के बाद जो वो डेवलपमेंट बनाते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को डेवलप करते हैं, वो कहते हैं इसको वो आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं कि गोल ऑफ क्लैडिस्टिक इज सिमिलर टू एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स है या जो क्लैडिस्टिक है, इसका गोल भी एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स से मिलता जुलता है। एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के अंदर भी हमने ये देखा था कि फोसल्स को स्टडी किया गया था, क्लोज रिलेटेड एनिमल्स के एंसेस्टर्स के फोसल्स को स्टडी करके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की डेवलपमेंट की गई थी। इसमें भी फोसल्स की स्टडी हो रही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ब्रीफली स्टडी हो रही है, एनालिसिस किया जा रहा है, बार बार टेस्टिंग की जा रही है, उसके बाद जो रिजल्ट्स बन रहे हैं वो इसके अंदर फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स के अंदर उनको अप्लाई किया जा रहा है। दिस गोल इज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप अमंग मोनोफिलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो कह रहे हैं कि एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, एक फर्जी स्टेटमेंट तैयार की जाती है ऑफ जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। जीनोलॉजिकल मीन्स के ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक बेसिस को स्टडी किया जाता है, उनके डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस को स्टडी किया जाता है। तो और उनके जेनेटिक रिलेशनशिप्स निकाले जाते हैं। फिर जब उनके जीन्स को स्टडी किया जाएगा तो उनसे जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ नस्लें निकलेंगी, ठीक है। अमंग द मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उसके दरमियान जो एक मोनोफाइलेटिक जो ग्रुप है उसके दरमियान जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को निकाला जाता है। यानी कि एक जो मोनोफाइलेटिक ग्रुप है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कौन से जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, उस मतलब कि एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स के दरमियान के अंदर कितनी मुख्तलिफ नस्लें प्रेजेंट हैं, ये देखा जाता है इसके अंदर। अब मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है? मोनोफाइलेटिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका एक कॉमन एंसेस्टर होता है और उस कॉमन एंसेस्टर से ही बाकी सारे डिसेंडेंट्स निकलते हैं। मतलब कि ये एक कॉमन एंसेस्टर है, इसी से इसके बाकी डिसेंडेंट्स निकल रहे हैं, ये सारे इसके डिसेंडेंट्स हैं और ये इसका कॉमन एंसेस्टर है। तो ये एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, ठीक है, ये एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। अब ऊपर वाले ये जो टैक्सास हैं, मतलब ये एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये एक और ऑर्गेनिज्म है, इनका कॉमन एंसेस्टर ये है, एक दूसरे से सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, मतलब और इनका जो क्लोजली रीसेंट कॉमन एंसेस्टर है वो ये वाला है। फिर ये वाले मिलकर जो इनके कॉमन एंसेस्टर इन सब के कॉमन एंसेस्टर जो है वो यहाँ पर बन रहा है, फिर इन पूरे ग्रुप का कॉमन एंसेस्टर ये बन रहा है। तो ये एक मोनोफाइलेटिक जो है ग्रुप बन जाता है, मोनोफिलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ नस्लों के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जब तक हम इनकी जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को नहीं निकालेंगे। तो वो कह रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स जो है इसके अंदर एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है जिसके अंदर जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप्स निकाले जाते हैं अमंग द मोनोफिलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो मोनोफिलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स के जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप्स निकाले जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, बट क्लैडिस्टिक्स आर मोर ओपन टू एनालिसिस एंड टेस्टिंग।
इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो क्लैडिस्टिक्स है यानी कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स है ये ज़्यादा ओपन होता है एनालाइजिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर बार बार एनालिसिस की जाती है और टेस्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये साइंटिफिकली जो है एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स से ज़्यादा बेटर होता है। तो इट इज़ मोर साइंटिफिक दैन द एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक है ये एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स से ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस की बेस पर ही ग्रुपिंग नहीं की जा रही, बल्कि जेनेटिक रिलेटेडनेस की बेस पर भी ग्रुपिंग की जा रही है। दो बेस इसके अंदर किस किस बेस पर ग्रुपिंग की जा रही है, एक तो जेनेटिक रिलेटेडनेस और सेकंड एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस, जिसकी वजह से और इसके बाद इसके अंदर बार बार टेस्टिंग की जाती है, इसकी एनालिसिस की जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा साइंटिफिक है दैन दी एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं क्लैडिस्ट आल्सो बिलीव होमोलॉजीज एंड एनालॉजीज। जो क्लैडिस्टिक्स होते हैं इसके अंदर होमोलॉजीज और एनालॉजीज पर भी बिलीव किया जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दे बिलीव दैट होमोलॉजीज ऑफ रीसेंट ऑरिजिन्स आर मोस्ट यूजफुल इन फाइलोजेनेटिक स्टडीज़। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो होमोलॉजीज जो रीसेंट ऑरिजिन शो कर रही हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हैं फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक क्लैडोग्राम बना रही हूँ, छोटा सा फाइलोजेनेटिक ट्री। अब ये ABCDEF, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं इस ट्री की। अगर हम मैं ये देखूँ कि A और B जो है यहाँ पर इसका कॉमन एंसेस्टर है और ये A और B का मोस्ट रीसेंट कॉमन ओरिजिन है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड, हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्लोजली रिलेटेड। ये दोनों एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं बिकॉज दे शेयर मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। मैं ये कह रही हूँ कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी हैं ये एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं। ये इनका मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। इसके बाद जो इनका कॉमन एंसेस्टर बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। ये इनका मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, उसके बाद इनका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर बन रहा है जो थोड़ा अर्लीस्ट कॉमन एंसेस्टर है या ओल्डेस्ट कॉमन एंसेस्टर है, इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह जो ग्रुप सी और डी है इनका जो रीसेंट कॉमन ओरिजिन है वो यहाँ पर बन रहा है। ई और एफ का रीसेंट कॉमन ओरिजिन यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद सी डी ई एफ का, इन चारों ग्रुप्स का रीसेंट कॉमन अगर ओरिजिन देखें तो वो यहाँ पर बन रहा है। और फिर इस पूरे ट्री का जो एक कॉमन एंसेस्टर है, एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर जो है ओल्डेस्ट, वो यहाँ पर बन रहा है। तो ये होते हैं रीसेंट कॉमन ओरिजिन। तो वो ये कह रहे हैं कि बेशक जो क्लैडिस्टिक्स हैं वो बिलीव करते हैं होमोलॉजीज़ और एनालॉजीज़ पर, लेकिन वो ज़्यादा बिलीव करते हैं वो उन वाली होमोलॉजीज़ पर ज़्यादा बिलीव करते हैं जिनके अंदर रीसेंट ओरिजिन जो है शो हो रहा हो। कि ये जो ए और बी ग्रुप आपस में जो सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं वो होमोलॉजीज़ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलैरिटीज़। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, मोस्ट रीसेंट ओरिजिन्स होते हैं, ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के अंदर। अगर एक और यहाँ पर एग्जांपल दूँ मैं यहाँ पर कि ये ओल्डेस्ट कॉमन एंसेस्टर है, उसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अब अगर हम यहाँ टर्मिनल ग्रुप से देखें तो ये जो लास्ट वाला ग्रुप है इसका मोस्ट रीसेंट ओरिजिन यहाँ पर बन रहा है, राइट। फिर अगर हम इसका मोस्ट रीसेंट ओरिजिन देखेंगे तो वो इससे पिछले वाला बनेगा, ठीक है। फिर हम इस तरह जो है रिलेशनशिप्स निकालते जाते हैं। अगर मोस्ट रीसेंट वाले का पता हो, फिर उससे रीसेंट वाले का पता हो, तो इस तरह पीछे आते जाते हैं तो एट द पॉइंट हम इसका जो रूट होता है वो निकाल लेते हैं, जो ओल्डेस्ट कॉमन एंसेस्टर होता है वो निकाल लेते हैं। इस तरह से फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स के अंदर जो है ये मोस्ट रीसेंट ओरिजिन ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट जो इस टॉपिक के अंदर पॉइंट है उसमें है कि क्लैडिस्टिक्स स्टडी टू टाइप्स ऑफ करैक्टर्स। क्लैडिस्टिक्स दो तरह के करैक्टर्स को स्टडी करता है, एक सिम्प्लाजियोमॉर्फीज एंड देन सिनएपोमॉर्फीज। सिम्प्लाजियोमॉर्फीज के अंदर शेयर्ड इंसेस्ट्रल ट्रेड्स को स्टडी किया जाता है। ये वो ट्रेड्स होते हैं, इनको बेसिक करैक्टर्स भी कहते हैं। ये वो ट्रेड्स होते हैं जो एंसेस्टर से उसके डिसेंडर्स के अंदर मूव कर जाते हैं। और सिनएपोमॉर्फीज के अंदर शेयर्ड ड्राइव ट्रेड्स को स्टडी किया जाता है। ये वो ट्रेड्स होते हैं जो कि एवोल्यूशन
की वजह से किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं, इनको ड्राइव ट्रेड्स कहते हैं। अब इनको अंडरस्टैंड करते हैं, इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। सिम्प्लाजियोमॉर्फिस और सिनेपोमॉर्फिस जो है इनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिम्प्लाजियोमॉर्फिस हैं, ये बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप शेयर्स। सिम्प्लाजियोमॉर्फिस के अंदर वो कैरेक्टर्स आते हैं जो कि ग्रुप के तमाम मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि पूरे ग्रुप के हर मेंबर के पास ये कैरेक्टर मौजूद होता है। इसको कहते हैं सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। फिर वो कह रहे हैं कि दीज कैरेक्टर्स आर यूजलेस इन डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप, कि जो ये कैरेक्टर्स होते हैं ये ग्रुप के अंदर रिलेशनशिप्स, एक ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज़लेस होते हैं, क्योंकि जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं या सिम्प्लाजियोमॉर्फिक जो कैरेक्टर्स होते हैं ये पूरे ग्रुप के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ इस एक कैरेक्टर की बेस पर ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग नहीं की जा सकती। अब इसके अंदर देखते हैं, अगर एग्जांपल लें कि जो सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स के अंदर एग्जांपल लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, कि जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये एक सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है कि ये एक सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। लेकिन अब ये वर्टिब्रल कॉलम जो एक कैरेक्टर है ये इस पूरे जितने भी वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर मैमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स है वो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी बेस पर इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि इन कैरेक्टर्स को हम आउट ग्रुप कहते हैं, कि क्लैडिस लुक फॉर रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से रिलेट करें, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर वर्टिब्रेट्स के ग्रुप के एग्जांपल दिए कि उन सब के पास वर्टिब्रेट कॉलम होता है, तो ये एक रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसको आउट ग्रुप का नेम दे दिया गया है कि इन सब के पास वर्टिब्रल कॉलम है। लेकिन ये रिलेटेड ग्रुप ऑफ लेकिन ये जो कैरेक्टर है वर्टिब्रल कॉलम, ये कैरेक्टर यूजलेस होता है पूरे वर्टिब्रेट ग्रुप के रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, मैमल्स आ रहे हैं, एम्फीबियंस आ रहे हैं, रेप्टाइल्स आ रहे हैं, तो उन सब को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जो कैरेक्टर्स यूज़ होंगे वो ड्राइव्ड कैरेक्टर यूज़ होंगे, जो कि बाद में उनकी पहले तो वो एक कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन ट्रेड शेयर कर रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक कैरेक्टर उनको फर्दर डिस्क्राइब करने में, उनके रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने में यूज़फुल नहीं है। उनको फर्दर एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए जो कैरेक्टर यूज़ होंगे वो ड्राइव्ड कैरेक्टर यूज़ होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन होती गई है वैसे वैसे वो एक दूसरे से सेपरेट होता जाता है। तो इसलिए ड्राइव्ड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो उनके अंदर एवोल्यूशन के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो फिर ड्राइव्ड कैरेक्टर्स को स्टडी करके इन कैरेक्टर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो जो सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स होते हैं ये जो है इनकी बेस पर जो ग्रुप होता है उनके रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कैरेक्टर्स दैट हैव अराइजन सिंस कॉमन एंसेस्ट्री विद आउट ग्रुप्स आर कॉल्ड सिनएपोमॉर्फिस। सिनएपोमॉर्फिस वो कहते हैं कि ये सिनएपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो ये भी कॉमन एंसेस्ट्री से ही निकले होते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री से निकले होते हैं, लेकिन बाद में जाकर इनके अंदर एवोल्यूशन होती है और ये एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, ड्राइव्ड ट्रेड्स इनके अंदर आ जाते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप विद इन द स्टडी ग्रुप, के ये जो कैरेक्टर्स हैं ये यूज़फुल होते हैं रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी स्टडी ग्रुप के अंदर। अब स्टडी ग्रुप और आउट ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जो आउट ग्रुप होता है, आउट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर बेसिक कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम एक बेसिक कैरेक्टर है और जितने भी वर्टिब्रेट का पूरा ग्रुप है उसके अंदर ये कैरेक्टर पाया जाता है, तो इसको हम आउट ग्रुप के अंदर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी ड्राइव्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो उसके बाद स्टडी ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक कैरेक्टर है इसको हमने स्टडी नहीं करना है, ठीक है। हमें पता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, तो इसको हमने स्टडी नहीं करना, इसलिए हम इसको आउट ग्रुप कह देते हैं। और बाकी जितने भी इसके आगे ग्रुप्स आते हैं,
ठीक है, वो सारे स्टडी ग्रुप के अंदर आते हैं क्योंकि उनके अंदर ड्राइव्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हमने स्टडी करना होता है, इसलिए हम इनको स्टडी ग्रुप का नेम दे देते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द आउट ग्रुप एंड द स्टडी ग्रुप। और हमने सिम्प्लाजियोमॉर्फिक और एपोमॉर्फिस के अंदर ये देखा कि सिम्प्लाजियोमॉर्फिस जो है एंसेस्ट्रल ट्रेट होते हैं, ये बेसिक ट्रेट होते हैं, ये ऑल ग्रुप के सारे मेम्बर्स के पास ये ट्रेट प्रेजेंट होता है, ये सेम ट्रेट होता है। लेकिन ये ट्रेट क्योंकि ग्रुप के सारे मेम्बर्स के पास तो होता है, लेकिन इसकी बेस पर जो ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसको आउट ग्रुप कहते हैं। और इसके ऑपोजिट हमने सिनेपोमॉर्फिस देखी हैं कि ये ड्राइव्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी कॉमन एंसेस्ट्री से ही निकले होते हैं, लेकिन बाद में जाके इनके अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन होती है, उनके अंदर कुछ न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिनको ड्राइव्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। और फिर ड्राइव्ड कैरेक्टर्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे इनके डिफरेंट ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बर्ड्स का अलग ग्रुप बन गया, रेप्टाइल्स का अलग ग्रुप बन गया, मैमल्स का अलग ग्रुप बन गया। इनके अंदर ड्राइव्ड कैरेक्टर्स आते जाते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट होते जाते हैं। और फिर ड्राइव्ड कैरेक्टर्स जो है ये यूज़फुल होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को निकालने के लिए। ये डिफरेंसेस थे सिम्प्लाजियोमॉर्फिस एंड सिनेपोमॉर्फिस के अंदर। और ये क्लैडिस्टिक्स जो है, इसके अंदर इन दो टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्लैडोग्राम की डेफिनेशन दी गई है कि क्लैडोग्राम क्या होता है। इसमें देखते हैं, द हाइपोथेटिकल लाइनेज शोन इन डायाग्राम इज कॉल्ड क्लैडोग्राम। हाइपोथेटिकल मीन्स फर्जी, एक फर्जी जो लाइनेज बनाई गई है इस डायग्राम के अंदर, इसको कहते हैं क्लैडोग्राम। ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया है, इसको फैमिली ट्री भी कहते हैं। इसके अंदर क्या किया गया है, इट गिव्स सीक्वेंस इन द ओरिजिन ऑफ ड्राइव्ड कैरेक्टर्स। ये एक सीक्वेंस दे रहा है ड्राइव्ड कैरेक्टर्स के ओरिजिन का। ठीक है, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती जाती है वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरेक्टर्स जो हैं आते जाते हैं, ड्राइव्ड कैरेक्टर्स आते जाते हैं, तो ये एक सीक्वेंस बनता जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट कैरेक्टर, फिर न्यू कैरेक्टर आया, फिर वो उससे एक न्यू कैरेक्टर आया, वो वाला ओल्ड हो गया, फिर न्यू आया, वो ओल्ड हो गया। तो ये एक सीक्वेंस बनता जाता है ड्राइव्ड कैरेक्टर्स का, जिसको इस फैमिली ट्री के ऊपर शो किया जाता है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये एक वर्टिब्रेट क्लैडोग्राम है, वर्टिब्रेट क्लैडोग्राम, ये मैंने एक वर्टिब्रेट क्लैडोग्राम बनाया है सिंपल सा, ये इसका आउट ग्रुप है। ठीक है, अब आउट ग्रुप के अंदर वो वाले कैरेक्टर्स आते हैं जो इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन सारे अगली ब्रांचेस के अंदर वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर वर्टिब्रेट क्लैडोग्राम के अंदर उन्होंने जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उसमें है डिस्टिंक्ट हेड रीजन विथ सेमी सर्कुलर कैनाल। ये वो कैरेक्टर हैं जो कि जितने भी वर्टिब्रेट्स के ग्रुप हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट है। अब ये जो कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर्स इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं, ग्रुप ए के अंदर। तो इस ग्रुप को हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप स्टडी नहीं हो रहा, हमें पता है कि इस ग्रुप के अंदर ये वाले कैरेक्टर्स हैं, हम इस ग्रुप को स्टडी नहीं करें, तो इस ग्रुप को हम आउट ग्रुप कह देंगे। उसके बाद ग्रुप बी से लेकर CDEFGH जितने भी ग्रुप हैं, इन सब पर स्टडी हो रही है, इनको स्टडी ग्रुप कहते हैं, स्टडी ग्रुप। और इसको इन ग्रुप कहते हैं, इन ग्रुप। तो इन ग्रुप वो वाले ग्रुप्स होते हैं जिन पर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिन पर स्टडी कर रहे हैं वो इन ग्रुप या स्टडी ग्रुप कहलाएंगे, और जो ग्रुप स्टडी नहीं हो रहा उसको आउट ग्रुप कह देंगे। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर हैं सारे, ये आउट ग्रुप वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो इन सब ग्रुप्स के लिए सिम्प्लाजियोमॉर्फिस हैं। BCDEFGH जितने भी अगले ग्रुप हैं, ये वाले कैरेक्टर्स जो हैं, इन सब के लिए सिम्प्लाजियोमॉर्फिस हैं। ये सिम्प्लाजियोमॉर्फिस हैं इन सब के लिए, बी यहाँ तक जितने भी ये सारे ग्रुप्स हैं इधर से लेकर इन सब के लिए ये सिम्प्लाजियोमॉर्फिस हैं, क्योंकि ये इन सब के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो ड्राइव्ड कैरेक्टर होता है वो ऐसा कैरेक्टर है, अगर ये ग्रुप बी है, यहाँ पर एक ड्राइव्ड कैरेक्टर आ गया है, ये ड्राइव्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो पहले से इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, वो बाद में एवोल्यूशन के थ्रू आता है। ठीक है, ये वो ड्राइव्ड कैरेक्टर है। अब ये जो ड्राइव्ड कैरेक्टर है, ये जो ग्रुप ए है, यानी कि जो इससे पिछले वाला ग्रुप है, उसके लिए ये सिन एपोमॉर्फी है। ग्रुप ए के लिए सिन एपोमॉर्फी है, यानी कि ये ड्राइव्ड कैरेक्टर है। लेकिन इससे अगले वाले जो ग्रुप है, यानी कि BCDEFGH, उन सब के लिए ये सिम्प्लाजियोमॉर्फी है, उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होगा। इसी तरह
अगर हम अब ग्रुप सी देखते हैं कि ये जो सी वाला ग्रुप है इसके अंदर एक ड्राइव्ड कैरेक्टर है, तो इसके अंदर जो ड्राइव्ड कैरेक्टर है वो ग्रुप ए और बी के लिए सिन एपोमॉर्फिस होगा, क्योंकि वो यहाँ पर आकर जो है ड्राइव्ड हुआ है। तो पिछले ग्रुप्स के लिए वो सिन एपोमॉर्फिस होगा और अगले वाले जो ग्रुप हैं उनके लिए वो सिन प्लाजियोमॉर्फिस होगा। इसी तरह अगर आगे एच के अंदर ड्राइव्ड कैरेक्टर आता है तो वो अपने से पिछले वाले ग्रुप्स के लिए सिन एपोमॉर्फिस होगा और अपने से अगले वाले ग्रुप्स के लिए वो सिन प्लाजियोमॉर्फिस होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि सिन एपोमॉर्फीज एट वन लेवल ऑफ टेक्सोनमी मे बी सिन प्लाजियोमॉर्फीज एट द अदर लेवल ऑफ टेक्सोनमी। कि जो सिन एपोमॉर्फी है अगर वो एक लेवल पर सिन एपोमॉर्फी है तो वो अगले लेवल पर सिन प्लाजियोमॉर्फी भी हो सकता है। अब आउट ग्रुप के बारे में मैंने कहा कि ये वो ग्रुप है दैट इज़ आउटसाइड ऑफ द ग्रुप और टैक्सा दैट इज़ बीइंग स्टडीड। कि वे उस ग्रुप और उस टैक्से से आउटसाइड वाला ग्रुप है, उस ग्रुप से जो ग्रुप स्टडीड हो रहा है उससे आउटसाइड वाला ये ग्रुप है। अब आउट ग्रुप के अंदर वो स्पीशीज़ आती हैं कि आउट ग्रुप्स आर स्पीशीज़ दैट डाइवर्ज्ड फ्रॉम ऑल इन ग्रुप टैक्सा। आउट ग्रुप्स के अंदर वो वाली स्पीशी है जो कि जितने भी इन ग्रुप टैक्सा आ रहे हैं आगे, इन ग्रुप टैक्सा से वो डाइवर्ज्ड हो चुकी है। डाइवर्ज्ड का मतलब होता है हट जाना, डाइवर्ज्ड। ये जितने भी इन ग्रुप टैक्सा हैं इन सब इन ग्रुप टैक्सा से ये आउट ग्रुप वाली स्पीशीज़ डाइवर्ज्ड हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह जो इन ग्रुप वाली स्पीशीज़ हैं वो भी एक दूसरे से डाइवर्स्ड हो रही हैं। अगर यहाँ पर एक ड्राइव कैरेक्टर आया है फिर वो अगले सारे कैरेक्टर्स के लिए सिन प्लाजियोमॉर्फिस बन गया है, फिर यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर आया है फिर वो अगले सारे कैरेक्टर्स के लिए सिन प्लाजियोमॉर्फी बन गया है। तो ये भी आगे आगे ड्राइव्ड होते जा रहे हैं, इनके अंदर भी न्यू कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं और जो पीछे वाला कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, डाइवर्स्ड हो जाता है, हट जाता है। न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, पुराने कैरेक्टर्स डाइवर्स्ड हो जाते हैं, फिर न्यू कैरेक्टर्स आते हैं और जो पुराने कैरेक्टर्स होते हैं वो डाइवर्स्ड हो जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आउट ग्रुप्स आर स्पीशीज़ दैट डाइवर्स्ड फ्रॉम ऑल इन ग्रुप टैक्सा बिफोर दे डाइवर्स्ड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कि आउट ग्रुप जो है वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि सारे इन ग्रुप टैक्सा से डाइवर्स्ड हो चुकी होती हैं। पहले डाइवर्ज हो चुकी होती हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो जो इन ग्रुप टैक्सा हैं वो भी एक दूसरे से डाइवर्स्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो आउट ग्रुप होता है ये एक प्रीफर्ड वे होता है टू डिटरमाइन द रूट ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री के रूट को डिटरमाइन करने के लिए एक प्रीफर्ड वे होता है आउट ग्रुप, क्योंकि इसके आउट ग्रुप के अंदर वो वाले सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो एक पूरे ग्रुप के अंदर बेसिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इसके ज़रिए जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसके रूट को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये मैंने एक सिंपल वर्टिब्रेट क्लैडोग्राम बनाया था, होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब ये जो क्लैडोग्राम मैंने पीछे बोर्ड के ऊपर समझाया था, अब ये इस बुक के ऊपर बनाओ, इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 ये टैक्सोन शो कर रहे हैं कि 5 टैक्सोन हैं और ABCDEFGH ये सारे क्या हैं, करैक्टर्स हैं। वो कह रहे हैं दिस हाइपोथेटिकल क्लैडोग्राम शोज 5 टैक्सा 1 to 5। ये जो हाइपोथेटिकल यानी कि एक फर्जी क्लैडोग्राम बनाया हुआ है ये 5 टैक्सास को शो कर रहा है और ये करैक्टर्स A to H करैक्टर्स को शो कर रहा है यूज्ड इन ड्राइविंग द टैक्सोनोमिक रिलेशनशिप, जो एक दूसरे से टैक्सोनोमिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं करैक्टर ए इज सिम्प्लाजियोमॉर्फी फॉर द एंटायर ग्रुप, कि जो करैक्टर ए है ये सिम्प्लाजियोमॉर्फी है इस पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि करैक्टर ए के अंदर सिम्प्लाजियोमॉर्फिक करैक्टर्स प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने वर्टिब्रेट फाइलोजेनी और वर्टिब्रेट क्लैडोग्राम के पीछे एग्जांपल दी है कि इनके पास डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद ब्रेन और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है ये प्रेजेंट हैं इसके आउट ग्रुप के अंदर। और वो सारे करैक्टर्स जो हैं फिर अगले पूरे एंटायर ग्रुप के अंदर वो सारे करैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो बेसिक करैक्टर्स हैं इनको सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं जो करैक्टर ए है इस सिम्प्लाजियोमॉर्फी फॉर द एंटायर ग्रुप, के करैक्टर ए जो है ये बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट है, ये इनके लिए सिम्प्लाजियोमॉर्फी है। फिर वो कह रहे हैं टैक्सोन 5 इज़ द आउट ग्रुप। टैक्सोन 5 जो है ये आउट ग्रुप है और आउट ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि जिसके ऊपर स्टडी नहीं की जा रही होती। ये स्टडी ग्रुप से अलहदा वाला ग्रुप होता है, स्टडी ग्रुप से बाहर वाला ग्रुप होता है, इसलिए इसको आउट ग्रुप कह देते हैं। बाकी जो ग्रुप्स हैं सारे आउट ग्रुप के अलावा वो सारे जो हैं उनको वो स्टडी ग्रुप भी कहलाते हैं और उनको इन ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर स्टडी की जा रही होती है। इट ओनली दैट शेयर्स विद टैक्सोनॉमिक करैक्टर विद टैक्सा 1 to 4। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो आउट ग्रुप है कि टैक्सा 1 to 4 से लेकर इन सब के साथ ये टैक्सोनॉमिक करैक्टर्स जो है उनको शेयर्स कर रहा है। ऑल अदर करैक्टर्स आर मोर रिसेंटली ड्राइव्ड।
फिर वो कह रहे हैं कि बाकी जितने भी करैक्टर्स हैं वो रिसेंटली ड्राइव्ड हुए हुए करैक्टर्स हैं, यानी कि 1 to 4 टैक्सोन के अंदर जितने भी ये BCDEFGH जितने भी ये करैक्टर्स आ रहे हैं ये रिसेंटली ड्राइव्ड करैक्टर्स आ रहे हैं. What single character is a syn apomorphy for taxa 1A2, separating them from all other taxa. तो ये बुक के ऊपर जो क्लैडोग्राम्स की डायग्राम बनी थी इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लैडोग्राम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे. अब यहाँ पर हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे रहे हैं क्लैडोग्राम का वर्टिब्रेट फाइलोजेनी के अंदर. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक आउट ग्रुप है, यहाँ पर एंड पर शो हो रहा है. दिस क्लैडोग्राम शोज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वर्टिब्रेट्स. और यहाँ पर जो ट्यूनिकेट्स और स्फेलाकोडेट्स हैं दीज आर द आउट ग्रुप फॉर द एंटायर वर्टिब्रेट लाइनेज. ये जो पूरी वर्टिब्रेट की लाइनेज है ये उनके लिए एक आउट ग्रुप हैं ट्यूनिकेट्स और स्फेलाकोडेट्स. और जो ड्राइव्ड कैरेक्टर्स हैं द ड्राइव्ड कैरेक्टर्स आर लिस्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द क्लैडोग्राम. ये जो क्लैडोग्राम की राइट साइड पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे ड्राइव्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर आउट ग्रुप प्रेजेंट है. अब यहाँ पर वो ड्राइव्ड कैरेक्टर के एग्जांपल दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के. ठीक है, यहाँ पर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं. जबकि जो इससे पिछले ग्रुप हैं जिनके अंदर एम्फीबियंस आ रहे हैं और उनके अंदर फिशेस आ रही हैं उनके अंदर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है. जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये प्रेजेंट है. तो अपने से अगले वाले ग्रुप के लिए ये सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है और इससे पिछले वाले ग्रुप यानी कि एम्फीबियन और फिशेस के लिए ये सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर है. यानी कि उनके लिए ड्राइव्ड कैरेक्टर है लेकिन इससे अगले के लिए सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है. फिर वो कह रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तीनों में प्रेजेंट तो है. ठीक है, लेकिन जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल हैं दे कैन आल्सो बी डिस्टिंग्विश. इनको भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है एक दूसरे से. इनके आगे भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आएंगे जो इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर देंगे. जैसे कि यहाँ पर उन्होंने ये जो पार्ट डार्क किया है इसके अंदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का एक क्लेड बनाया है. क्लेड क्या होता है? क्लेड ऐसा होता है जिसके अंदर एक कॉमन एंसेस्टर होता है, उससे सारे डिसेंडेंट्स निकलते हैं. तो उन्होंने एक छोटा सा क्लेड बनाया है. वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्लेड्स है इस क्लेड के अंदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूडेड हैं. इन सब के पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि इनका सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है. लेकिन ये जो है आपस में इनको भी फर्दर डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. जैसे वो कह रहे हैं कि जो स्कल है ये एक ड्राइव्ड कैरेक्टर है. और नहीं, वो कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि जो शेल है डर्मल बोन्स फॉर्म अ शेल, कि जो एक शेल है ये एक ड्राइव्ड कैरेक्टर है और ये टर्टल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. और ये टर्टल्स को बाकी मेंबर्स जो हैं क्लेड के जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है, टर्टल्स को सेपरेट कर रहा है. तो ये एक ड्राइव्ड कैरेक्टर है. इसी तरह वो स्कल की बात करें कि जो स्कल है ये भी एक ड्राइव्ड कैरेक्टर है. और ये जो स्कल है लीजर्ड्स के अंदर, क्रोकोडाइल्स के अंदर और ये बर्ड्स के अंदर जो है इसकी जो स्कल के कैरेक्टर्स हैं ये डिफरेंट है. इसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है. यहाँ पर जैसे वो स्क्योमेटा के अंदर यानी लीजर्ड्स और स्नेक्स के अंदर वो कह रहे हैं स्कल विद डोर्सल फेनेस्ट्रा. फेनेस्ट्रा कहते हैं स्मॉल नेचुरल होल और ओपनिंग को. एक स्मॉल नेचुरल होल और ओपनिंग होती है उसको फेनेस्ट्रा कहते हैं. कि उस स्कल के अंदर जो फेनेस्ट्रा है वो डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है. जबकि वो क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स के अंदर वो बता रहे हैं कि जो फेनेस्ट्रा है वो एंटीरियर टू आई प्रेजेंट है, यानी कि आई के सामने प्रेजेंट है. तो ये डिफरेंस आ गया इनके अंदर. इस डिफरेंसेस की बेस पर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया एक दूसरे से. लीजर्ड्स को और स्नेक्स को अलग कर दिया गया और क्रोकोडाइल्स को अलग कर दिया गया. इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके अंदर फीदर्स होते हैं, लॉस ऑफ टीथ होता है और एंडोडर्मी होती है. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इनकी बेस पर बर्ड्स को सेपरेट कर दिया गया है बाकी क्लेड के मेंबर्स से. और जो मैमल्स हैं उनको हेयर्स, मैमरी ग्लैंड्स जो और एंडोडर्मी की बेस पर बाकी क्लेड के मेंबर्स से सेपरेट कर दिया गया है. तो यही कह रहे हैं कि जो ड्राइव्ड कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है इसकी एग्जांपल दी थी. ये एक ड्राइव्ड कैरेक्टर है जो कि अपने से अगले वाले जितने भी ये ग्रुप हैं इन सब के अंदर ये प्रेजेंट है. लेकिन वो भी फर्दर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. उनके आगे भी फर्दर ड्राइव्ड कैरेक्टर आ सकते हैं. जैसे यहाँ पर टर्टल्स के अंदर शेल का कैरेक्टर आया है और उसने इसको बाकी मेम्बर्स से सेपरेट कर दिया है. उसके बाद ये स्कल का कैरेक्टर आया है और इन्होंने एक दूसरे को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है. फिर फीदर्स और लॉस ऑफ टीथ का कैरेक्टर बर्ड्स के अंदर आया है और इसको बाकी जो क्लेड के मेम्बर्स हैं उनसे अलग कर रहा है. फिर मैमल्स के अंदर हेयर और मेमरी ग्लैंड्स का कैरेक्टर आया है जो इसको बाकी जो क्लेड के मेंबर्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है. तो इस तरह जो ड्राइव्ड कैरेक्टर्स हैं वो यूज़फुल हैं फॉर द डिस्टिंग्विश द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ड्राइव्ड कैरेक्टर जो होते हैं ये यूज़फुल होते हैं. जबकि जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं या सिम्प्लाजियोमॉर्फीज जो होती हैं वो इस पर्पज़ के लिए यूज़फुल नहीं होती हैं. वो सब के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो उनकी बेस पर ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता.
फिर इस क्लैडोग्राम के अंदर एक पॉइंट वो ये भी लिखते हैं कि जो सिम्प्लाजियो सिनेपोमॉर्फी है एट वन पॉइंट ऑफ टेक्सोनमी में भी सिम्प्लाजियोमॉर्फी एट अदर लेवल ऑफ टेक्सोनमी, यानी कि यहाँ पर हमने ये देखा कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन है ये सिनेपोमॉर्फिक करैक्टर है फॉर द एम्फीबियंस और फिशेस के लिए, इनसे पिछले वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सिनेपोमॉर्फिक करैक्टर है, ठीक है। लेकिन इससे अगले वालों के लिए, अगले वाले मेंबर्स के लिए सिम्प्लाजियोमॉर्फिक करैक्टर है, क्योंकि उन सब के अंदर ये करैक्टर प्रेजेंट है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सिनेपोमॉर्फिक करैक्टर है वो एक लेवल पर एपोमॉर्फिक भी है और दूसरे लेवल पर वो सिम्प्लाजियोमॉर्फिक भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर एक क्वालिटी भी है। तो ये था क्लैडोग्राम ऑफ वर्टिब्रेट फाइलोजेनी। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसको हमने अंडरस्टैंड किया है, इसका आउट ग्रुप देखा है, और बाकी ये सारा जो इधर राइट साइड पर जितने भी ड्राइव कैरेक्टर शो हो रहे हैं और ग्रुप्स शो हो रहे हैं ये इन ग्रुप हैं, ये आउट ग्रुप है। आउट ग्रुप जो होता है वो स्टडी ग्रुप से बाहर वाला ग्रुप होता है। इन ग्रुप जो होता है वो स्टडी ग्रुप होता है। इन ग्रुप के अंदर ड्राइव कैरेक्टर्स आते हैं, आउट ग्रुप के अंदर जो है बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, सिम्प्लाजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन द एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक एंड क्लैडिस्टिक्स। इस टॉपिक के अंदर जो है एक छोटा सा एंड पर टॉपिक रह गया है, कंपैरिजन बिटवीन द क्लैडिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।